तो वेलकम बैक आवर मैराथन। चलिए देखते हैं अपना मैराथन, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद अल्टरनेट देखते जाएंगे इसी तरह से। तो ये टेक्स्ट बुक का मतलब कंप्लीट मैराथन है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है। आपका पहला एक्सप्लेनेशन जो है ना, उसमें दिया हुआ है द फ्लोइंग आर सम ऑफ द ईरर दैट आर एसोसिएटेड विद द टोटल स्टेशन सर्वे। कहने का मतलब है कि टोटल स्टेशन सर्वे में कितने टाइप का ईरर आते हैं, उसके बारे में बात करना है। तो टोटल स्टेशन में देखते हैं कौन कौन से आता है। एगो आपको टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट के चलते आता है, एगो परमानेंट एडजस्टमेंट के चलते आता है। तो आप याद कीजिए कि ये टोटल स्टेशन जो सर्वे में होता है ना, उसमें दो तरह के आपका ईरर आता है। वो मतलब परमानेंट एडजस्टमेंट के चलते आता है, एक टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट के चलते आता है। तो परमानेंट के चलते कैसा आता है और टेम्प्रोरी के चलते कैसा आता है, वो बताइए पहले। टेम्प्रोरी के चलते कैसा आता है और परमानेंट एडजस्टमेंट के चलते कैसा आता है। तो टेम्प्रोरी के चलते देखिए, टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट के चलते कैसा आता है। टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट के चलते पहले होगा सेंटरिंग, ओके ना। टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करिएगा तो उसके लिए आपको आएगा इरर सेंटरिंग। इरर ड्यू टू परमानेंट एडजस्टमेंट तो वर्टिकल कोलिमिनेशन इरर आएगा, हॉरिजॉन्टल कोलिमिनेशन इरर आएगा और इसेंट्रिसिटी इरर आएगा। तो आप पहले कंफर्म यहाँ पे कीजिए कि आपको मतलब ये जो टोटल स्टेशन है उसके वजह से टोटल स्टेशन ऑफ सर्वे की वजह से टोटल स्टेशन ऑफ सर्वे की वजह से दो तरह का मतलब इरर आता है। वो टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट के कारण आता है, एक परमानेंट एडजस्टमेंट के कारण आता है। टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट के कारण कौन सा आता है, ओनली एक ठो आता है सेंटरिंग इरर। और परमानेंट एडजस्टमेंट के कारण आता है तीन ठो। एक आता है हॉरिजॉन्टल कोलिमिनेशन इरर, एक होता है वर्टिकल कोलिमिनेशन इरर और एक होता है इसेंट्रिसिटी इरर, ओके। तो इसी पे क्वेश्चन बोला गया है, देखिए यहाँ पे द फ्लोइंग आर सम ऑफ द इरर दैट आर एसोसिएटेड विद द टोटल स्टेशन सर्वे वर्क वर्टिकली कोलिमिनेशन इरर, सेंटरिंग इरर, हॉरिजॉन्टल कोलिमिनेशन इरर, इसेंट्रिसिटी इरर। कैटेगरी ऑफ द गिवन इरर दोज ड्यू टू द टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट और परमानेंट एडजस्टमेंट। कहने का मतलब है टोटल स्टेशन सर्वे में जो भी इरर आता है उसको कैटेगरी करके बांटना है। टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट में कौन आएगा और परमानेंट एडजस्टमेंट में कौन आएगा। तो आपको तो हम पहले ही बता दिए कि टेम्प्रोरी में कौन आता है। तो टेम्प्रोरी में आता है सेंटरिंग और परमानेंट एडजस्टमेंट में आता है परमानेंट एडजस्टमेंट में आता है हॉरिजॉन्टल कोलिमिनेशन इरर और वर्टिकल कोलिमिनेशन इरर, एक तो आ जाता है इसेंट्रिसिटी इरर। तो इसी को हम अलग अलग करते हैं। तब टी से डिनोट किया आपको टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट को, परमानेंट को पी से डिनोट किया था। देखिए टी वाला में टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट में सिर्फ सेंटरिंग इरर आ गया और परमानेंट में कौन आया, वर्टिकल कोलिमिनेशन इरर आया, हॉरिजॉन्टल कोलिमिनेशन इरर आया और इसेंट्रिसिटी इरर आया। इतना सारा इरर आ गया आपको टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट में, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कह रहा है ना कि अगर बाय द वे अनलाइंड कैनाल रहेगा, अगर लाइन नहीं है अनलाइन, अगर अनलाइन कैनाल रहेगा तो उसमें रेडियस कितना होगा उसको देखना है। तो अगर बाय द वे डिस्चार्ज 80 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा रहेगा तो 1500 मीटर आपका इसका रेडियस हो जाएगा। 80 मीटर क्यूब पर सेकंड से 30 मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा तो 1000 मीटर हो जाएगा। और 30 मीटर क्यूब सेकंड से लेकर 15 मीटर क्यूब हो जाएगा तो 600 मीटर हो जाएगा, ओके। फिर 15 मीटर क्यूब से लेकर 3 मीटर क्यूब हो जाएगा तो 300 हो जाएगा। फिर 3 से लेकर 0.3 मीटर क्यूब हो जाएगा तो आपको 150 हो जाएगा। फिर 0.3 से लेस देन हो जाएगा तो 90 मीटर हो जाएगा। तो कंफर्म याद कीजिए इसको में कि 80 मीटर क्यूब पर सेकंड से एभव रहा है डिस्चार्ज तो उसका रेडियस कितना होगा, 80 से ज़्यादा है उसका डिस्चार्ज। अनलाइंड कैनाल है, 80 से ज़्यादा है तो 1500 हो जाएगा। फिर 80 से 30 है, 80 से 30 है मीटर क्यूब पर सेकंड तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। फिर 80 से 30 गया, फिर 30 से नीचे उतरिए, 30 से लेकर आपका 15 तक है तो उसमें कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। फिर 15 से नीचे उतरिए, फिर 15 से लेकर 3 तक हो जाएगा तो 600 के बाद 300 हो जाएगा। उसके बाद फिर नीचे से उतरिए, 3 से फिर नीचे उतरना है, 3 से 0.3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। उसके बाद फिर 0.3 से नीचे उतरना है, उसके बाद लेस देन कर देना है तो 150 हो जाएगा। तो कैसे सीक्वेंस है देखिए, 80 मीटर के ऊपर सेकंड है, फिर 80 से 30 है, फिर 30 से 15 है, 15 से लेकर फिर आपको 3 है, 15 से फिर 3 है, 3 से लेकर आपको 0.3 है, फिर 0.3 से लेस देन है। उधर जाइएगा तो कितना होगा रेडियस, पहले 1500 है, फिर 1000 है, फिर 600 है, फिर 300 है, फिर 150 है। तो याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या टॉपिक है। हाँ, आगे ये है आपका कि पार्ट 5 1983 फॉलोज, मतलब कह रहा है कि द आवर कैरेक्टरिस्टिक यूज टू क्लासीफाई द ओडोर गिवन वाटर सैंपल्स IS 3225 पार्ट 5 1983 फॉलोज। मैंने कहने के ओडोर जो प्रॉब्लम होता है ना, वो कह रहा है पार्ट 5 में कौन कौन सा ओडोर प्रॉब्लम होता है। पहला होता है डिग्री ऑफ स्वीटनेस, फिर डिग्री ऑफ पेंगेंसी, फिर डिग्री ऑफ स्मोकीनेस, फिर डिग्री ऑफ रोटेटनेस। इतना सारा होता है। सबसे पहले क्या होता है, डिग्री ऑफ स्वीटनेस, फिर होता है डिग्री ऑफ पंगनेस, फिर डिग्री ऑफ स्मोकीनेस, फिर रोटेटनेस, ये हो जाता है। तो उसी में से कैटेगराइज करना है इसमें से कौन जो है पार्ट 5 में
1983 के हिसाब से नहीं आता है। तो डिग्री ऑफ स्वीटनेस एवे करता है, डिग्री ऑफ पंगनेस भी एवे करता है, फिर अस्मोकनेस एवे करता है, रोटेटनेस भी आता है, लेकिन ये टर्बिडिटी नहीं आता है। ओके, आगे चलते हैं। ये लोड के बारे में बताया गया है। इसमें 5 तरह के लोड आते हैं जो IS कोड मतलब IS कोड जो होता है ना 875, उसमें पूछेगा IS कोड 875 के तहत पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में कौन आता है। 1987 में आया था, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 4 करके पूछता है। तो पार्ट 1 में पूछेगा, पार्ट 1 में तो डेड लोड होता है, पहले बता रहे हैं। पार्ट 2 में पूछेगा तो इम्पोज लोड होता है। पार्ट 3 में पूछेगा तो आपको क्या हो जाएगा, बिल्डिंग पार्ट 3 कोड बिल्ड लोड हो जाएगा। पार्ट 3 में बिल्ड लोड हो जाएगा। पार्ट 4 में कौन हो जाएगा, स्नो लोड हो जाएगा। अब पार्ट 5 में इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रोवाइड डिजाइन स्पेशल कोड कम्बिनेशन है, इसमें लोड का कम्बिनेशन हो जाएगा। तो कंफर्म कीजिए, पहले क्या चीज़ बोले हैं, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में कौन सा लोड हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे कि इंडस्ट्री प्रोवाइड डिजाइन लोड डिजाइन डेड लोड। कहने का मतलब पार्ट 1 में डिजाइन डेड लोड देता है। पार्ट 1 में क्या देता है, डिजाइन डेड लोड देता है। तो आँख बंद करके ध्यान ले जाएगा, ये पार्ट 1 में होता है। डिजाइन डेड लोड किस में होता है, पार्ट 1 में होता है। पार्ट 2 में क्या होता है, इम्पोज लोड होता है। इम्पोज लोड लोड होता है। जैसे ही पी है तो इम्पोज लोड आ जाता है। और पार्ट 3 में विंड लोड का रहता है। W जैसे नहीं 3 होता है तो विंड लोड आ जाता है पार्ट 3 में। पार्ट 4 में कौन हो जाता है, स्नो लोड हो जाता है। स्नो लोड पार्ट 4 में हो जाता है। पार्ट 5 में होता है कम्बिनेशन ऑफ लोड हो जाता है। ओके, देखिए नीचे लिखा हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड 800/2007 कोड पार्टिक से जनरल कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टील। तो स्टील के लिए कौन सा कोड होता है, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है स्टील के लिए कौन सा कोड होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड 800/2007। ओके, अगर पूछ दे आपसे कि मतलब पार्टिक से प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट, अगर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट पूछेगा RCC के लिए, प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट, इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 हो जाता है। 456 रेनफोर्स्ड कंक्रीट का पूछेगा तो इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 हो जाता है। इंडियन RCC के लिए रेनफोर्स्ड के लिए 456/2000 हो जाता है। स्टील के लिए जानिएगा कि 800/2007 हो जाता है। और स्टील के लिए 800/2007 है और रेनफोर्स्ड के लिए 456/2000। ठीक है। 1343/2012 कोड प्रैक्टिस प्री स्ट्रेट कंक्रीट। हाँ, प्री स्ट्रेट कहेगा तो 1343/2012 होता है। 1343 प्री स्ट्रेट जो कंक्रीट बनाते हैं ना, तो प्री स्ट्रेट क्या होता है, IS कोड 1343/2012, IS कोड 1343/2012, IS कोड 1343/2012 हो जाता है। 1343 होता है, 2012 होता है। IS कोड कितना होता है, 1343/2012 होता है। 1343/2012 होता है, 2012 हो जाता है। कहने का मतलब प्री स्ट्रेट जो कंक्रीट होता है ना, उसका IS कोड प्री स्ट्रेट का 2012 तो होगा करेगा प्री स्ट्रेट का, लेकिन 1343 हो जाता है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या है आगे हम देख रहे हैं ए कि अगर बाई द अमाउंट ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड 100 मीटर QR डैम प्रूफिंग अकर्स 2.5 थिकनेस है, फिर प्रूफ पोर्सन है जो इतना है सीमेंट सैंड एग्रीगेट का। तो आप में कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड रहेगा सीमेंट, वो पूछ रहा है आपसे। द अमाउंट ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको। ये मतलब ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो होता है ना, उसके लिए फार्मूला होता है A और बेट के लिए A होता है। तो देखिए बेट क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट के लिए एरिया मल्टीपल थिकनेस होता है। तो बेट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो बेट के लिए क्या होता है, एरिया मल्टीपल थिकनेस। उसके बाद ड्राई के लिए क्या होता है, 1.5 मल्टीपल में वेट वॉल्यूम। तो इसको मतलब ड्राई निकालने के लिए बेट पहले निकालने पड़ता है, क्योंकि बेट ड्राई में बेट वाला फार्मूला होता था। ड्राई के लिए फार्मूला क्या होता है, 1.54 मल्टीपल बेट वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। ड्राई वॉल्यूम के लिए 1.54 मल्टीपल बेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के लिए क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम कंक्रीट के लिए फार्मूला क्या होता है, 1.54 वेट वॉल्यूम। तो वेट के लिए क्या होता है, एरिया मल्टीपल थिकनेस। तो चलिए देखिए, एरिया दिया है 100 स्क्वायर मीटर, फिर थिकनेस दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो कैटेगरी कंक्रीट ग्रेड कितना होता है, 1 2 4 का, 1 2 4 का। तो वेट लिक्विड कंक्रीट पूछ रहा है ना, तो 100 और मल्टीपल उसको मैं क्या बोलते हैं 2.5 से गुना करना है, क्या 3 से गुना करना है, तो उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्या है कि आपको 100 है से स्क्वायर मीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आपको इतना आंसर आएगा। आंसर नहीं आएगा, इतना डाटा आ जाएगा, कुछ भी बेड क्वांटिटी आ जाएगा। सो ड्राई क्वांटिटी तो 1.54 और उसमें बेड से गुना करेंगे तो 2.5 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड, तो सीमेंट रिक्वायर्ड कह रहा है ना, तो जितना ऊपर आया है सो ऊपर हो जाएगा। और बाकी जो क्वांटिटी जो सीमेंट है ना, उसको मल्टीपल 1 है तो 1 से गुना हो जाएगा। अगर पूछता आपसे कच्ची बोलते हैं एग्रीगेट तो 2 से करते हैं, 2 सीमेंट सैंड पूछता है तो 2 से करते हैं। एग्रीगेट देखिए यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, सीमेंट है, दूसरा में सेकंड है ना, सैंड है ना, फिर एग्रीगेट है। तो आपको सीमेंट पूछा है तो 1 से गुना करना पड़ेगा साइड से, और सैंड पूछता है तो 2 से, एग्रीगेट पूछता है 3 से। तो आपको सीमेंट पूछा है तो जितना आपको आयरन ड्राई वाला ऊपर रखेंगे और टोटल प्रोपोर्शन वाला नीचे रखेंगे, और बाकी जो पूछ रहा है उसे 1 से गुना कर देंगे। ओके,
आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे, आपका कंटिन्यू आ रहा है, क्या है इसमें देखते हैं। सीवर मस्ट बी चेक्ड फॉर मिनिमम वेलोसिटीज एंड दियर मिनिमम हावरली फ्लो विच इज इक्वल टू 1/3 एवरेज डेली फ्लो। कहने का मतलब है कि सीवर मस्ट बी चेक्ड मिनिमम फ्लो दियर मिनिमम हावरली फ्लो विच इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मतलब हावरली फ्लो जो होता है ना उसके लिए कह रहा है, हावरली फ्लो के लिए सीवर मस्ट बी चेक्ड मिनिमम वेलोसिटी दियर मिनिमम हावरली फ्लो विच इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए 3 गो डाटा दिया है, मिनिमम डेली फ्लो पूछेगा तो क्या होगा, मिनिमम हावरली फ्लो पूछेगा तो क्या होगा, और मिनिमम हावरली फ्लो एक बार और है उसको क्या होगा। तो देखिए मिनिमम डेली फ्लो, अगर भाई डेली पर डे मिनिमम डेली फ्लो कहेगा तो 2/3 एनुअल एवरेज डेली फ्लो हो जाता है, एनुअल एवरेज डेली फ्लो हो जाता है। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर भाई देखिए ऐसा बात है तो इसमें क्या होता है, मिनिमम डेली फ्लो पूछेगा तो मिनिमम डेली फ्लो पूछा, ऐसे क्वेश्चन में पूछा हावरली, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है हावरली, लेकिन अगर डेली भी पूछ सकता है तो मिनिमम डेली फ्लो पूछेगा कोई सीवर में मिनिमम डेली फ्लो, तो उसके लिए होता है 2/3 एनुअल एवरेज डेली डिमांड, 2/3 एनुअल एवरेज डिमांड। अगर डेली पूछ रहा है तो एनुअल से कंपेयर करना है, डेली पूछा है ना डेली तो 2/3 होगा, 2/3 एनुअल एवरेज डिमांड। ओके, फिर आएगा मिनिमम हावरली फ्लो कहेगा तो 1/3 मिनिमम डेली फ्लो होगा, 1/2 होगा मिनिमम डेली फ्लो। कहने का मतलब मिनिमम हावरली फ्लो पूछेगा तो 1/2 मिनिमम डेली फ्लो हो जाएगा, लेकिन वही पूछ दिया मिनिमम हावरली फ्लो तो एनुअल एवरेज होगा तो 1/3 हो जाएगा। तो देखिए मिनिमम हावरली पूछा तो 1/2 एनुअल एवरेज, सॉरी 1/2 मिनिमम डेली फ्लो होगा, लेकिन 1/3 एनुअल एवरेज भी हो सकता है। तो कहने का मतलब एवरेज एनुअल एवरेज होगा तो 1/3 होगा, और मिनिमम डेली होगा तो 1/2 होगा। तो दोनों है मिनिमम हावरली फ्लो, लेकिन अगर भाई देवे मल्टीपल करना 1/3 में एनुअल एवरेज से तो वो हो जाएगा एनुअल एवरेज 1/3 और 1/2 मिनिमम डेली फ्लो हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपको से सीवरेज मस्ट बी चेक्ड फ्रॉम मिनिमम वेलोसिटी दियर मिनिमम हावरली फ्लो। तो हावरली फ्लो बोल रहा है ना इसमें, तो देखिए 1/3 एवरेज मारे है, कहा कि 1/2 मिनिमम कहीं देवे ही नहीं किया, 1/2 दिया है तो एवरेज दे दिया है, बाकी 1/4 से अलग ही दे दिया है, 2/3 देवे नहीं किया था, इसको 1/3 ही दिया है तो एवरेज वाला मारेंगे। ओके, आगे देखते हैं, देखिए इसमें आ गया ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। ग्रेड है इसमें से पूछा जाता है क्वेश्चन, 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, सो कंटिन्यू करते हैं इसको में भी। पहला में आएगा वो 10 mm का सीविंग करने वाला, फिर 2.86 का आएगा, फिर थर्ड में आएगा 1.18 का। तो इस कंडीशन में क्या ग्रेडिंग होगा, तो जो 10 mm का सिप होगा ना उसको में फर्स्ट जोन में भी 100 होगा, सेकंड जोन में भी 100 होगा, थर्ड जोन में 100 होगा और फोर्थ जोन में भी 100 होगा। लेकिन वही पूछ देगा सेकंड में 2.86 में पूछ देगा तो ग्रेडिंग क्या होगा, इसको में ग्रेडिंग फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड जोन में क्या होगा, इसको में क्या होगा। तो पहले अगर बाई देवे आपको जो सेकंड में पूछ रहा है 2.86 से सीविंग करेंगे तो इसमें 90-100 हो जाएगा, फिर 90-100 हो जाएगा, फिर 90-100 हो जाएगा, फिर 95-100 हो जाएगा। ओके, 90 और 100 होगा, फिर 90 और 100 होगा ग्रेड 2 में भी, ग्रेड थर्ड में भी 90 और 100 होगा, ग्रेड फोर्थ में भी 95 और 100 हो जाएगा। वही आगे नीचे जाइए तो 1.18 होगा, तो इसमें 30 और 70 हो जाएगा, 30 और 70 हो जाएगा। ग्रेड आपको पूछा जाए तो 1 में 30 और 70 हो जाएगा, 30 और 70 हो जाएगा। ग्रेड 1 में क्या होगा 30-70, 1.18 है तो 30-70 कैसे हुआ, 1.18 है तो 8 जैसे नहीं 3 है तो 30-70 हो जाएगा। वही ग्रेड 2 में जाइएगा तो 55-90 हो जाएगा, 70 था तो यहाँ पे 30-70 हुआ ना तो उसमें 55 और 90 हो जाएगा। आगे जाइएगा तो 55 से 75 और 100 हो जाएगा, उससे आगे जाइएगा तो 90 और 100 हो जाएगा। तो 30 और 70 याद रखिए कौन में 1.18 में 30-70, फिर 55-90, फिर 75-100, 55-90 तक जाएगा। दूसरा में ग्रेड 2 में 55-90 जाएगा, तीसरा में जाएगा 75-100, अगला में जाएगा 95-100, 90-100 हो जाएगा, अगला में 90-100 हो जाएगा, लास्ट में जब इसमें जाएगा तो 90-100 हो जाएगा, 75 के बाद 90-100। ओके, अब देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कंसिडर एज अ टेकिंग ऑफ पॉइंट ऑफ रोड प्लेन इंडिया। अच्छा, टेकिंग ऑफ पॉइंट तो नागपुर में जो भी टेकिंग ऑफ पॉइंट है, जैसे नागपुर नाक काटता है तो ऑफ कर देता है, तो वही कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग कैन कंसिडर्ड एज अ टेकिंग ऑफ पॉइंट ऑफ रोड प्लानिंग ऑफ इंडिया। कौन सा रोड प्लानिंग जो है इंडिया में उसको टेकिंग ऑफ पॉइंट है, तो टेकिंग ऑफ किस में होगा, सोचिए किस में होगा, टेकिंग ऑफ नागपुर में। आगे चलते हैं, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर, फिर कह रहा है लोड केयरिंग स्टिफनर, फिर होता है बियरिंग स्टिफनर, फिर होता है डायरेगोनल स्टिफनर। ये 4 स्टिफनर है, चारों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए कि इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर है, उसका क्या काम है वो देखिए। तो इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर है, उसका एक काम है ना कि प्रोवाइड बकलिंग स्ट्रेंथ सिलेंडर वेव ड्यू टू द शेयर के चलते आपको बकलिंग आता है ना, उसको आपको स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। कौन, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेव स्टिफनर। इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट वाला, बीच वाला, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेव स्टिफनर, इंटरमीडिएट सब नहीं, इंटरमीडिएट का बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेव स्टिफनर, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेव स्टिफनर, फ्लेंज नहीं वेव, इंटरमीडिएट ट्रांसफर वेव स्टिफनर जो होता है ना, इम्प्रूव द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेंडर वेव ड्यू टू शेयर, इम्प्रूव द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेंडर वेव ड्यू टू शेयर। कहने का मतलब इम्प्रूव द बकलिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इम्प्रूव द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेंडर वेव ड्यू टू शेयर के चलते जो होता है ना उसका बात कर रहे हैं कि वेव का मतलब ये सिलेंडर का जो वेव होता है ना उसको वेव स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और भी शेयर से जो बकलिंग होगा उसको का काम किसका है, तो इंटरमीडिएट स्टिफनर का। तो भाई शेयर के चलते जो बकलिंग होगा उसको कौन रोक सकता है, वो भी पूछ सकता है कि शेयर के चलते जो बकलिंग होता है उसको कौन रोक सकता है, तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएट स्टिफनर का यूज करेगा। और लोड केयरिंग स्टिफनर जो होगा उसका क्या होगा, लोड केयरिंग स्टिफनर जो होगा उसके लिए क्या होगा, तो सी का देखिए कौन सा है, तीसरा। तो लोड केयरिंग स्टिफनर जो होता है ना इसके लिए प्रिवेंट लोकल बकलिंग वेव ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड, तो ये रोकता है किसको, लोकल बकलिंग को रोकता है। लोड केयरिंग जो होता है ना स्टिफनर, लोड केयरिंग स्टिफनर ये लोकल बकलिंग को रोकता है, लोड केयरिंग स्टिफनर लोकल बकलिंग को रोकता है, वो भी कंसंट्रेटेड लोड के कारण। तो आपसे डायरेक्ट एक ही भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रिवेंट द लोकल बकलिंग ड्यू टू ऑफ वेव ड्यू टू द कंसंट्रेटेड लोड, तो लोकल बकलिंग जो होगा ना उसको कंसंट्रेटेड लोड के कारण उसे कौन रोक सकता है, तो उसके लिए आपको लोड केयरिंग स्टिफनर का यूज करना पड़ेगा। ओके, अगला आया बियरिंग स्टिफनर, तो डी का चौथा। तो बियरिंग स्टिफनर प्रिवेंट द लोकल क्रशिंग, और देखिए आपको लोड केयरिंग स्टिफनर जो था वो लोकल बकलिंग को रोक रहा था, लेकिन बियरिंग जो है स्टिफनर जो है आपको लोकल क्रशिंग को रोकता है। तो बियरिंग स्टिफनर जो होता है, बियरिंग स्टिफनर ये लोकल क्रशिंग को, बियरिंग है लोकल क्रशिंग को रोकता है, वेव है ड्यू टू द कंसंट्रेटेड लोड, दोनों में कंसंट्रेटेड लोड है, लेकिन एक में है कि बकलिंग हो रहा है, एक में है से क्रशिंग हो रहा है। तो क्रशिंग के लिए कौन है, बियरिंग स्टिफनर, और बकलिंग के लिए कौन है, लोड केयरिंग स्टिफनर। तो बियरिंग स्टिफनर का काम क्या है, एक क्रशिंग को रोकना, वो भी कंसंट्रेटेड लोड के कारण। अब डायगोनल स्टिफनर, तो ई के है पहल का, प्रोवाइड द रेनफोर्स्ड टू वेव अंडर द शेयर एंड बियरिंग, शेयर के चलते भी और बियरिंग के चलते जो आता है ना उसको रोकने के लिए हम रेनफोर्स प्रोवाइड करते हैं डायगोनल स्टिफनर में। शेयर के चलते एंड बियरिंग के चलते, शेयर जो था उसके चलते भी और बियरिंग के चलते भी, प्रोवाइड लोकल रेनफोर्समेंट ऑफ द वेव अंडर द शेयर एंड बियरिंग, ये होता है डायगोनल स्टिफनर में। तो डायगोनल स्टिफनर जान गए आप, देखिए डायगोनल स्टिफनर है, तो डायगोनल जो स्टिफनर है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो डायगोनल स्टिफनर है उसमें हम रेनफोर्स प्रोवाइड करते हैं वेव में, वो भी किसके लिए, अंडर द शेयर और बियरिंग के लिए, अंडर द शेयर के लिए और बियरिंग के लिए। ओके, तो अब कंफर्म हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक था तो कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या है, लोड ट्रांसफर फ्रॉम द टॉप टू बॉटम बाई ग्रेन टू ग्रेन कंटेंट। कहने का मतलब है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है ना वो लोड ट्रांसफर करता है ग्रेन टू ग्रेन, ओके ना। रिजिड पेमेंट लोड ट्रांसफर थ्रो अ स्लैब एक्शन, कहने का मतलब है अगर बाई द वे ग्रेन टू ग्रेन टर्म होता है, कौन ट्रांसफर करता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट। रिजिड पेमेंट कैसे ट्रांसफर करता है, रिजिड पेमेंट लोड ट्रांसफर थ्रो अ स्लैब एक्शन, लोड ट्रांसफर थ्रो अ स्लैब एक्शन, जो बीम कॉलम से स्लैब होता है ना वो स्लैब एक्शन से लोड को ट्रांसफर करते हैं, ओके ना। रिजिड पेमेंट लोड इज ट्रांसफर थ्रो अ स्लैब एक्शन, स्लैब एक्शन से कौन सा रोज ट्रांसफर होता है, तो स्लैब एक्शन से ना, उसमें रिजिड पेमेंट में। ओके, लो और नेग्लिजिबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, इसका हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ किसका हाई होता है, रिजिड पेमेंट का, इसका फ्लेक्सुरल लो होता है। जॉइंट अपसेंट, इसमें एक्सपेंशन एंड कंसंट्रेशन जॉइंट प्रोवाइड, हाँ आपको बस फ्लेक्सिबल पेमेंट तो जॉइंट क्यों चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल तो करते रहेगा, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में जॉइंट की जरूरत नहीं होता है, लेकिन रिजिड पेमेंट में एक्सपेंशन जॉइंट को प्रोवाइड करते हैं। ओके, लो इनिशियल कॉस्ट लेकिन हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, हाँ। और फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो उसका इनिशियल कॉस्ट कम होता है लेकिन हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, ओके। लेकिन रिजिड पेमेंट होता है उसमें हाई इनिशियल कॉस्ट लेकिन लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ओके। तो आप समझ गए होंगे कि किसका ज़्यादा होता है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है आपको, क्या बोलते हैं इसका, रिजिड पेमेंट का मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, इसका जो होता है इनिशियल कॉस्ट मतलब कम होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। इतना जान लिया, बहुत ज़्यादा है, आगे बढ़ते हैं। द टेस्ट कॉमनली अडॉप्टेड टू डिटरमाइन द ग्रेड ऑफ द बिटुमेन टर्म्स अ हार्डनेस ऑफ द पेंट्रेशन टेस्ट, कहने का मतलब कौन सा टेस्ट का हम यूज करते हैं, कौन सा टेस्ट का हम यूज करते हैं आपका कहाँ, तो आपको बिटुमिनस के ग्रेड बताने के लिए। तो पेंट्रेशन टेस्ट, जैसे सीमेंट में पेंट्रेट करके कैसे ग्रेड बनाते थे, कितना देर पेंट्रेट वगैरह कर रहा, तो उसी तरह से बिटुमिन भी हम ले लेंगे कि अगर ग्रेड हमको पता करना है बिटुमिन का, जो बिटुमिन हम यूज करते हैं उसका ग्रेड पता करना है तो पेंट्रेशन टेस्ट करेंगे, ओके। आगे चल रहे हैं, फील्ड टेस्ट होता है और उसका पेंट्रेशन डिटरमाइन। तो देखिए सॉइल का टॉपिक आ गया, पहला है प्लेट लोड टेस्ट, फिर होगा स्टैटिक कॉन्पेंट्रेशन टेस्ट,
फिर आएगा वेहेंसियर टेस्ट, फिर आएगा प्रोटेक्टर टेस्ट। ये सारे टेस्ट है, इसका क्या क्या आपको मतलब डिटरमाइन करने में यूज होता है ना, वो बताया जा रहा है। तो पहला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेट लोड टेस्ट। तो प्लेट लोड टेस्ट पकड़िए। प्लेट लोड जो होता है ना, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को निकालता है। प्लेट लोड टेस्ट जो प्लेट की तरह होता है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को निकालता है, प्लेट लोड टेस्ट। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ द फुटिंग, फुटिंग का जो सेटलमेंट होता है ना, उसको भी निकालता है। प्लेट है खुद ही, तो फुटिंग जैसा ही प्लेट है, तो प्लेट होता है ना, प्लेट लोड टेस्ट, वो सेटलमेंट ऑफ फुटिंग को भी निकाल देता है। ओके। फिर मॉडुलस ऑफ सबग्रेड ये भी निकालता है। तो आपको 3 चीज़ देता है प्लेट लोड टेस्ट। पहला बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, फिर सेटलमेंट ऑफ फुटिंग, फिर मॉडुलस ऑफ सबग्रेड ये भी निकाल के देता है। कौन कौन 3? आँख बंद करके बताइए हमको। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो सॉइल जो होता है ना, उसका बियरिंग कैपेसिटी को निकालता है। जो सॉइल है उसका बियरिंग कैपेसिटी को कौन निकालता है? सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी। जो बियरिंग कैपेसिटी होता है सॉइल का ना, ये सॉइल जो है उसका बियरिंग कैपेसिटी कौन निकालता है? बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, प्लेट लोड टेस्ट। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो लोड को बियर नहीं करता है उसी को कर रहे हैं। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कौन निकालता है? बियरिंग कैपेसिटी सॉइल, प्लेट लोड टेस्ट। सेटलमेंट ऑफ द फुटिंग, प्लेट लोड टेस्ट। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड यही निकालता है। तो तीनों को ध्यान लगा लीजिए। बियरिंग कैपेसिटी, सेटलमेंट ऑफ फुटिंग, उसके बाद मॉडुलस ऑफ सबग्रेड ये निकालता है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक कौन पेंट्रेशन टेस्ट या तो फिर स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट। स्टैटिक कौन पेंट्रेशन टेस्ट है, स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट। पेंट्रेशन वाला कह रहा है तो पेंट्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल। पेंट्रेशन टेस्ट होता है, पेंट्रेशन रेजिस्टेंस के लिए नहीं होता है। तो सॉइल में पेंट्रेशन टेस्ट पेंट्रेशन रेजिस्टेंस के लिए होता है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। वेन शेयर टेस्ट। वेन शेयर टेस्ट किसके लिए होता है? अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉफ्ट सेंसिटिव क्ले के लिए। वेन शेयर टेस्ट के लिए होता है, सॉफ्ट सॉइल के लिए होता है। मस्त एकदम सॉफ्ट सॉइल रहेगा ना, उसके लिए होता है वेन शेयर टेस्ट। तो वेन शेयर टेस्ट किसके लिए होता है? शेयर इसमें भी आ रहा है, वेन शेयर तो सॉफ्ट के लिए हो जाता है। तो अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉफ्ट सेंसिटिव क्ले, सॉफ्ट सेंसिटिव क्ले होता है ना, उसके लिए हम वेन शेयर टेस्ट को करते हैं। अब आया प्रोटेक्टर टेस्ट। तो प्रोटेक्टर टेस्ट किस लिए होता है? प्रोटेक्टर टेस्ट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल अलोंग विथ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड अमाउंट ऑफ द कंपैक्शन। कहने का मतलब है कि प्रोटेक्टर जो टेस्ट होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं प्रोटेक्टर टेस्ट का। द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल अलोंग विद द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट अमाउंट ऑफ कंपैक्शन। द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल अलोंग विद द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड अमाउंट ऑफ द कंपैक्शन। कहने का मतलब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट अमाउंट ऑफ कंपैक्शन तो उसको किसको निकालते हैं? प्रोटेक्टर टेस्ट निकालते हैं। प्रोटेक्टर टेस्ट निकालते हैं, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वाला प्रोटेक्टर टेस्ट निकालते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले डिपॉजिट द फील्ड कैन बी डन बाई। तो वही कहता है सॉफ्ट के लिए वेन शेयर टेस्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है ना कि नेप किसको बोलते हैं? तो कोई बैराज के ऊपर से पानी जो बढ़ता है तो उसे हम नेप बोलते हैं, नेप। वही कह रहा है द ओवरफ्लोइंग ऑफ सीट ऑफ द वाटर वेयर इज कॉल्ड सीट ऑफ वाटर। मैंने ऊपर से कह रहा है ओवरफ्लोइंग हो रहा है वेयर से, तो उसको नेप बोलते हैं। NEPP, नेप, पी या नेप बोलते हैं। ओवरफ्लो कर रहा है वेयर से तो नेप बोलते हैं। आगे देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन AB डायमीटर D, एक हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है जिसको AB है डिनोट किया गया है AB। तो हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन AB डायमीटर D कन्वे वाटर फ्रॉम A to B द U-tube मैनोमीटर विथ मरकरी मैट्रिक लिक्विड मैनोमेट्रिक लिक्विड कैन बी यूज टू मेजर द डिफरेंट द प्रेशर। आपको याद रखना होगा कि मैनोमेट्रिक जो होता है ना, यू टाइप का जो होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं। तो A और B के बीच है, था इसमें हम वेलोसिटी मारे थे, लेकिन वेलोसिटी नहीं होगा, इसमें प्रेशर को मेजर करता है। A और B के बीच जो प्रेशर होगा ना, वही U2 मैनोमीटर आपको मेजर करके देगा। U2 मैनोमीटर A और B का कुछ प्रेशर माप के देगा। आगे चलते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग खरीफ सीजन इन इंडिया। खरीफ से जैसे ही आपको खरीफ सीजन जैसे ही पूछे थे, बार बार गलती हो रहा है क्वेश्चन, जैसे ही आपसे खरीफ सीजन पूछे तो आपको खरीफ का मतलब गर्मी को दिन याद करना है, और उसके बाद ठंडा में कटेगा होगा उसका। जैसे मतलब देखिए, आप धान जैसे गेहूँ जब रोपाता है उसके बाद ठंडा में काटते हैं उसको, तो उस तरह से आपको खरीफ सीजन गेहूँ भी आ जाता है, धान भी खरीफ सीजन में आता है। तो धान जैसे अभी रोपाया ना, मई जून लगी कटाता है, तो वही कह रहा है खरीफ सीजन इन इंडिया। तो खरीफ सीजन तो मई जून को कहेंगे, मई जून। जैसे खेत में माँ काम करती हैं सारा, उस तरह से माँ को याद कीजिए, और काम जो करती हैं तो कौन सा काम, वही खरीफ सीजन वाला। तो खरीफ में मई जून से अक्टूबर सितंबर। तो आपको खरीफ सीजन जैसे ही बोलेगा तो मई जून अक्टूबर सितंबर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे। द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन द रिस्पॉन्स ऑफ रिडक्शन फैक्टर स्टील स्पेसिमेन रेजिस्टेंस टू द डिजाइन ऑफ द
एज पर तो 2.5 कह रहा है। कहने का मतलब है कि अर्थ क्विक जो होता है रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर ऑफ द स्टील स्पेसिफिक मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम डिजाइन ऑफ पर 1993-2000 तो कितना होता है 2.5 हो जाता है क्विक रेजिस्टेंस डिजाइन रिस्पॉन्स से। मतलब डिजाइन करते हैं ना स्टील का तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा था 2.5 होगा। कहने का मतलब है कि अर्थ क्विक रेजिस्टेंस डिजाइन रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर स्टील, तो स्टील के लिए अर्थ क्विक से कोई भी स्टील है उसके लिए अर्थ क्विक से बचाने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेता है तो 2.5 अर्थ क्विक से बचाने के लिए 2.5। ओके, अब यहाँ पे आया क्या है, यहाँ पे आता है आपको स्लम्प वैल्यू से मतलब क्वेश्चन है। अगर भाई देखो डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी उसका स्लम्प वैल्यू वर्कबिलिटी देगा उसका स्लम्प वैल्यू पूछेगा। तो पहले तो एक्सट्रीमली लो से स्टार्ट होता था कॉपी में, लेकिन यहाँ पे हम वेरी लो से स्टार्ट करेंगे, एक्सट्रीमली लो को छोड़ देंगे। तो वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, 5 को वैल्यू देगा आपसे। पहले कहेगा वेरी लो, फिर कहेगा लो, फिर कहेगा मीडियम, फिर कहेगा हाई, फिर कहेगा वेरी हाई। तो पहला वेरी लो, पहले होता है वेरी लो, फिर होता है लो, फिर होता है मीडियम, फिर होता है हाई, फिर होता है वेरी हाई। ओके, तो ये होता है डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी। कैसे कैसे डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी, सबसे पहले वेरी लो, फिर मीडियम, फिर हाई, फिर वेरी हाई। तो आंख बंद करके ध्यान लगा लिया कौन सा वेरी लो होता है, फिर लो होता है, मीडियम होता है, हाई होता है, वेरी हाई होता है। अब देखिए डाटा स्लम्प वैल्यू, वेरी लो रहेगा तो लेस देन 25 होगा, लो रहेगा तो 25 से 75 हो जाएगा, मीडियम रहेगा तो 50 से 100 हो जाएगा, हाई रहेगा तो 75 से 100 हो जाएगा, और वेरी हाई 100 से 150। तो ऐसे नहीं याद करेंगे, इसको भी डायरेक्ट याद कर लेंगे। तो लेस देन 25 होता है पहला, फिर उसके बाद क्या होता है 25 से 75 होता है। पहले लेस देन 25 होता है, पहले लेस देन 25 होगा, फिर 25 से 75 हो जाएगा, फिर 50 से 100 हो जाएगा, फिर 75 से 100 हो जाएगा, फिर 100 से 150 होगा। तो पहले क्या होगा लेस देन 25, फिर 25 से 75, लेस देन 25, फिर 25 से 75, फिर 50 से 100, 25 के बाद 50, 50 से 100, फिर 75 से भी 100, 50 से 100, 75 से भी 100, 100 से 150। तो आंख बंद करके ध्यान लगाइए कौन सा होगा लेस देन 25। फिर 25 के बाद 75, 25 के बाद 50 नहीं, मास कंक्रीटिंग में जाते थे ना वो वाला नहीं, लो रहेगा ना। तो पहले तो लेस देन 25 हुआ ना, फिर 25 से 75 जाएगा, फिर 50 से 100 जाएगा, फिर 50 से 100 जाएगा, फिर 75 से भी 100 जाएगा, और 100 से 150 हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है आपको कच्ची बोलते हैं, न्यूमेरिकल है, देखते हैं। कह रहा है कि द मास चूंकि द मॉइस्ट 20 kg द एंड इट्स ड्राई डेंसिटी 1500 kg पर मीटर क्यूब, व्हाट इज द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना दिया हुआ है, एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ द वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इस कंडीशन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आपको मास ऑफ चुंक मॉइस्ट सॉइल देवे किया है, फिर ड्राई डेंसिटी देवे किया है, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी देवे किया है, फिर डेंसिटी ऑफ वाटर देवे किया है, सारा दिया है, आपसे वाटर से पूछ रहा है। तो ड्राई डेंसिटी दिया है तो इसमें सारे डाटा दिया हुआ है, उसके हिसाब से अंदाजा लगाना पड़ता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो उसमें ड्राई डेंसिटी वाला फार्मूला लगेगा। तो गामा डी बराबर फार्मूला जी गामा डब्ल्यू 1 + ई, गामा डब्ल्यू फार्मूला होता है जी गामा डब्ल्यू बट्टा में 1 + ई। तो गामा डब्ल्यू कितना है 1500 हो जाता है। फिर जी स्पेसिफिक ग्रेविटी देवे किया है, वो पुट कीजिए 2.50 मल्टीपल गामा डब्ल्यू जिसको बोलते हैं, गामा डब्ल्यू को है ड्राई डेंसिटी बताया गया है, तो 1000 हो जाएगा 1 + ई नोट। तो ई नहीं दिया है, तो यहाँ से 1500 को नीचे लाइए, वहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 66.67। सो थैंक यू, कंप्लीट।